आप सभी का अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार भाग 3 प्रारंभ किया था और उस वीडियो में हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक को समझा था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग मूलभूत अधिकार का आगे का जो भी हिस्सा था उसे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद देखेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इन चारों मूल अधिकारों को आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद एक बच जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक का है। कुल 4 आर्टिकल इसमें हम लोग को मिलेंगे। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करने वाला अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 का जिसे बाद में संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22 बंदीकरण और निरोध के प्रति संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मूलभूत अधिकारों का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में हमको दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह का अधिकार हमको अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। इसमें जो लिखा गया है वाक की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये जो शब्द है इसे अमेरिकी संविधान से अपनाया गया था, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान किया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो हमारे संविधान की एक मूल विशेषता है, इसे कहीं से अपनाया नहीं गया था। तो अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी देता है। किस रूप में? हम चाहें तो लिखकर व्यक्त कर सकते हैं या हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं या हम सांकेतिक रूप से किसी अन्य माध्यम से अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। या एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन हम चुप रहकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको क्या का अधिकार दे रहा है? हमको बोलने की आज़ादी दे रहा है। क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतंत्रात्मक देश है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार भी चाहिए। तो अनुच्छेद 19 क्या करता है, एक तरह से हम देखेंगे तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है और इसलिए अनुच्छेद 19 जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है। क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत जो है हमको हमारे जो मीडिया होती है, जिसे हम लोग अनऑफिशियली ही कहें लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो प्रेस की जो आज़ादी है, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आगे आया था, वो भी अनुच्छेद 19 के तहत उसको शामिल किया गया है। तो प्रेस की आज़ादी जो है वो किस में आ जाएगा? हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा। इसके साथ ही झंडा फहराने का जो अधिकार है वो भी, उसे भी किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19 के तहत क्या माना गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ और यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 19(1) का। 19(1) का तो फिर से वही बोलता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन 19(1) में हमने देखेंगे सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, सार्वजनिक सभा हो गया, प्रदर्शन हो गया, प्रदर्शन तो नहीं आएगा लेकिन सार्वजनिक सभा हो गया, जुलूस निकालने का अधिकार हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो आज़ादी है वो किस में मिलती है हमको? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19(1) में हमको मिलती है और इसे भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला हम जो देखते हैं वो क्या है? संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो समिति, संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं व्यापारी संघ हो गया कोई सा, ठीक है, व्यापारी संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, इसके अलावा कोई राजनीतिक दल हो गया। तो किसी भी तरह का समूह बनाने का, संघ या सहकारी समिति या इस तरह का कोई दल बनाने का अधिकार भी हमको कौन प्रदान कर रहा है? हमको हमारा संविधान प्रदान कर रहा है। किसके तहत प्रदान कर रहा है? संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत हमको प्रदान किया जा रहा है।
उसके बाद जो अगला लिखा गया है आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन का मतलब होता है घूमना फिरना या कहे भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम जो है भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो आवागमन की आज़ादी हमको किस में मिल रहा है? अनुच्छेद 19(1) ग में हमको क्या मिल रहा है? आवागमन या भ्रमण करने की या घूमने फिरने की आज़ादी प्रदान करता है। उसके साथ ही जो अगला जो लिखा हुआ है आवास की स्वतंत्रता। आवास की स्वतंत्रता के भीतर ये है कि भारत का नागरिक, ठीक है, अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की जगह क्या शब्द का यूज़ किया गया है? नागरिक का, और जहाँ जहाँ नागरिक शब्द आता है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 के तहत आवास की स्वतंत्रता भी हमको मिलती है, मतलब हम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में जाकर स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। तो ये आवास की स्वतंत्रता भी हमको कौन प्रदान कर रहा है? अनुच्छेद 19 प्रदान कर रहा है। उसके बाद जो अगला लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(1)(6) वो लिखता है कि वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि हम अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपना पेशा, ठीक है, अपने काम करने का जो भी प्रोफेशन है, हमारा पेशा है, तरीका है, वो हम चयन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल या और ऋग्वैदिक काल में हम लोग इसके बारे में पढ़े होंगे वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में उस समय 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में जो कार्यों के विभाजन के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया था, तो उस तरह की परंपरा को समाप्त करते हुए अब कार्य करने या पेशा चयन की आज़ादी हमको कौन प्रदान कर रहा है? हमारा भारतीय संविधान कर रहा है। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं, क्या बोला गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, सांकेतिक रूप से या किसी अन्य रूप से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। हम उस हद तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे ये अधिकार तो हमको दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों को दुरुपयोग से बचाने के लिए भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो अगला जो आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा गया है युक्ति युक्त निर्बंधन। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 19 को जरूरत पड़ने पर उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, लेकिन किन कारणों पे लगाया जाएगा? वो कारण होने चाहिए, उचित होने चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। बिना किसी कारण के उन पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। और किन कारणों पे निर्बंधन लगाया जा रहा है इसका निर्णय कौन करेगा? अनुच्छेद 19 को का निर्बंधन किया जा रहा है किन, ठीक है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि जो मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो क्या करता है? मूल अधिकारों को सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है। इसलिए यदि कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अनुच्छेद 19 का क्या किया जा रहा है, उसको किसी को प्रदान करने से रोका जा रहा है, उस पर निर्बंधन लगाया जा रहा है, तो उसके कारणों का, ठीक है, उसके जो कारण है उसका निर्णय, वो कारण सही है या नहीं है, इसके बारे में जो अंतिम फैसला देगा वो है न्यायपालिका देगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि किन किन आधारों पे अनुच्छेद 19 पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो पिछली स्लाइड में हमने जो जो पढ़ा था उसके हिसाब से हम इस बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे बोलने की आज़ादी पे निर्बंधन लगाया जा सकता है, कहाँ पे आवास की आज़ादी पे निर्बंधन लगाया जा सकता है, कहाँ आवागमन पे लगाया जा सकता है, कहाँ संघ सहकारी समिति बनाने पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो एक बार हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 19(1) का में हमने क्या पढ़ा था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? युक्ति युक्त निर्बंधन। तो कब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, चूंकि हमको बोलने की आज़ादी दी गई है तो हम चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग या कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे देश की प्रभुता, देश की अखंडता को नुकसान पहुँचे। कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुँचे, ठीक है, या विदेशी राज्यों से संबंध के मामलों में हम लोग कुछ बोल दिए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? हमारी बोलने की आज़ादी पर रोक लग सकता है। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं 26/11 अटैक, मुंबई हमला हम सब जानते हैं। उस समय क्या हुआ था? जो प्रेस थी, जो मीडिया थी,
वो उस पूरे घटनाक्रम का क्या करती थी, लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। लेकिन उस समय क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था और देश की सुरक्षा का सवाल था, क्योंकि उस लाइव टेलीकास्ट को देखकर जो भी टेररिस्ट हैं वो अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे थे। तो उस स्थिति में क्या किया गया था, अनुच्छेद 19(1) का निर्बंधन करते हुए प्रेस को लाइव टेलीकास्ट करने नहीं दिया गया था। तो इस तरह के और एग्जाम्पल जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं समाचार पत्रों पे देख सकते हैं। तो कभी भी इस तरह की कोई परिस्थिति होती है तब वहाँ पे बोलने की आज़ादी को रोका जा सकता है, लेकिन फिर से वही बात, वो कारण युक्ति युक्त होना चाहिए। अगला हमने देखा था संघ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन में क्या क्या आ जाता है, हमारा जुलूस हो गया, विरोध प्रदर्शन हम कहीं पे कर रहे हैं, सार्वजनिक सभाएं कर रहे हैं, तो उसकी स्वतंत्रता पर भी रोक लगाया जा सकता है। लेकिन कब, यदि कोई सम्मेलन या सभा जो होती है वो अशांतिपूर्वक होती है या उसके द्वारा, ठीक है, लोक व्यवस्था में किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है, तो उस स्थिति में सम्मेलन करने की आज़ादी पर भी रोक लगाया जा सकता है। अगला जो है संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो इसको हम लोग देखेंगे कि संघ और सहकारी समिति, इसमें राजनीतिक दल भी हमने देखा था, व्यापारी संघ भी देखा था, तो अलग अलग तरह के संघ बना सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि कब इस पर रोक लगाया जाएगा, यदि कोई संघ ऐसा संघ बन गया है जो देश की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रही है, देश की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उस स्थिति में संघ बनाने की जो आज़ादी है उस पर भी रोक लगाया जा सकता है। अगला हम देखते हैं आवागमन और आवास की स्वतंत्रता। तो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे, ऐसे तो हमने पढ़ा है कि पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, लेकिन कुछ सैन्य क्षेत्र हैं, कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। तो आवागमन की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग एक देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सन 2009 के पहले अबूझमाड़ क्षेत्र में आम आदमी का प्रवेश वर्जित था, उसे अनुमति लेके ही वो जा सकता था। उसी तरह से एक और देखते हैं हम लोग, 2018 की बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ट्राइब्स निवास करती है, सेंटेनली जनजाति होती है, वहाँ पे एक अमेरिकी टूरिस्ट जो है वो घूमने आया था और उसकी वहाँ के जनजाति लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो आम आदमी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जनजाति क्षेत्रों, जनजाति लोगों के हितों के संरक्षण के लिए आवागमन और आवास की स्वतंत्रता पर भी क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं क्या, वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता पर भी निर्बंधन। इसका मतलब ये है कि हम क्या है, अपने मर्जी के हिसाब से अपने कार्य के लिए पेशे का चुनाव करने में हम क्या है, स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से अपना पेशे का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सरकार या राज्य क्या कर सकती है, उस पर भी रोक लगा सकती है। कैसे लगा सकती है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड है, ठीक है, जैसे कोई टेक्निकल फील्ड हो गया, वहाँ पे जिन लोगों को काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। यदि कोई मेडिकल चिकित्सा से रिलेटेड है, वहाँ पे हमको क्या चाहिए, डॉक्टरी डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है। अकाउंटिंग का काम है तो उससे रिलेटेड, तो आवश्यकता पड़ने पर कोई भी, ठीक है, आवश्यक अर्हताएं जो है या क्वालिफिकेशन यहाँ पे जोड़ दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता पर भी लगाया जा सकता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है, आवास और आवागमन पर भी लगाया जा सकता है और कार्य के पेशे के चुनाव पर भी लगाया जा सकता है। और इसका पूरा जो प्रावधान यहाँ पे किया गया है, लेकिन इसका निर्णय कि अगर अनुच्छेद 19 का निर्बंधन किया जा रहा है तो जिन आधारों पे किया जा रहा है वो युक्ति युक्त होना चाहिए। और इसका निर्णय कौन करेगा, ठीक है, इसका निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फिर यहाँ पे ये चलेगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है स्वतंत्रता के अधिकार में। अब हम लोग का जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसका मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा और आज की डेट में वो जो अपराध किया है वो अपराध जो है अपराध नहीं है, उसे संशोधित कर दिया गया है या और उसमें किसी तरह का संशोधन कर दिया गया है। मतलब 10 साल पहले उसने जो अपराध किया था आज की डेट में वो अपराध नहीं है, तो उस व्यक्ति को सज़ा उस पुराने कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी आज की डेट में जो भी कानून चल रहा है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। तो अनुच्छेद 20 का जो पहला लाइन है हमारा क्या कह रहा है,
अपराध के लिए वर्तमान प्रचलित विधि, ठीक है, अपराध के लिए क्या, वर्तमान प्रचलित विधि के अनुसार ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। इसी में दूसरा प्रावधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 20 जो है वो दोहरा दंडादेश का निषेध करता है। और एक तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किया गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 में इतना ही था, दोष सिद्धि के संदर्भ में ये संरक्षण प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21, जो कि फिर से लगातार चर्चा में रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसका जो नाम है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और बाद में इसमें अनुच्छेद 21 का करके संविधान में संशोधन करके शिक्षा का मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। प्राण का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन का अंत किया जाना। इसके लिए, ठीक है, यदि किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होना चाहिए। किसी भी तरह का अनैतिक तरीके से किसी व्यक्ति के प्राण को या उसके जीवन का अंत नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर लिखा गया है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो दैहिक का मतलब हो जाता है शारीरिक स्वतंत्रता। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति को हाथ, आँख, कान, इन सभी चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि किसी व्यक्ति के हाथ काट दे, किसी व्यक्ति का सर काट दे। तो अनुच्छेद 21 क्या करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे हमको संरक्षण प्रदान करता है। क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल और केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अदरवाइज उसको वंचित नहीं किया जाएगा। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, आगे इसको देखते हैं हम लोग पहले। अनुच्छेद 21 का जो है वो है शिक्षा का मूल अधिकार। इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में शामिल किया गया था। तो अनुच्छेद 21 का शिक्षा का मूल अधिकार है, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। जो राइट टू एजुकेशन जो आज हम लोग सुनते हैं, वो अनुच्छेद 21 का के तहत प्रदान किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें और हम लोग देखेंगे, जैसे अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता हम लोग बोल सकते हैं, उसके अधिकार, उसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क जल का और वायु के उपभोग का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सलाह कह सकते हैं, इस तरह का अधिकार हमको किसमें मिलता है, अनुच्छेद 21 में हमको मिलता है। इस तरह के और बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन इसमें जो निजता का अधिकार है ये लगातार चर्चा के विषय में रहता है, और हाल ही में जो निजता का अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 22, जो कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने की दशा में संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा गया है बंदीकरण और निरोध के प्रति संरक्षण। ठीक है, बंदीकरण और निरोध के प्रति संरक्षण, मतलब शॉर्ट में यदि हम देखेंगे, सार देखेंगे, तो अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो दो तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पहला सामान्य विधि के अनुसार, और दूसरा जो होता है वो निवारक निरोध विधियों के अनुसार। दोनों में एक छोटा सा अंतर है। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसे उसके गिरफ्तारी के कारण को शीघ्रता से या जितनी जल्दी हो सके उसको बताया जाना चाहिए। ठीक है, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है उसका कारण बताना जरूरी है। दूसरा,
वह व्यक्ति अपने हिसाब से अपने पसंद का वकील चुन सकता है, ये भी अधिकार उसको दिया गया है। तीसरा जो है, 24 घंटे से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसे न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 24 घंटे से ज़्यादा उसको कस्टडी में रखना है तब उस स्थिति में मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। तो ये क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को सामान्य गिरफ्तारी से क्या होता है, संरक्षण प्रदान करता है। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 14 में पढ़ा था, विधियों का समान संरक्षण। यदि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो कानून की दृष्टि में सभी समान है और सभी को क्या है, समान कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। तो उसी के संदर्भ में ये वाला है, ये हमारा जो अनुच्छेद 22 है ये है। और कोई भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार हो जाता है तो इस तरह के उसको कानूनी अधिकार या मूलभूत अधिकार उसको प्राप्त हैं कि उसे उसके गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसके मर्जी के हिसाब से वो अपना वकील चुन सकता है। 24 घंटे से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उससे ज़्यादा रखना होगा तो मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होती है। तो ये क्या हो गया, सामान्य विधि से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से बचाता है। उसमें किसी भी व्यक्ति को क्या है, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। अर्थात इस स्थिति में क्या हो रहा है, किसी भी नागरिक का मूल अधिकार, किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो उससे बचने के लिए जो भारत का नागरिक है, भारत का जो कोई भी व्यक्ति, उसको क्या दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा हम देखते हैं निवारक निरोध विधियों के तहत संरक्षण। इसमें यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही उसे क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए भारत में एक प्रचलित कानून है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था और भारत में वर्तमान में यह चल रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। तो निवारक निरोध, जैसा कि पहला इसमें शब्द लिखा गया है निवारक निरोध, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, ना कि उसको अपराध के लिए दंड दिया जाना है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई बार होली के समय हो गया या किसी भी क्षेत्र में कोई बड़े प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति किसी का आगमन होता है तो उस क्षेत्र के जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, पुलिस उनको पहले ही क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। इस अंदेशे से गिरफ्तार करती है कि वो लोग किसी भी तरह का कोई अपराध कर सकते हैं। तो वो गिरफ्तार उनका किस लिए किया जा रहा है, किस अधिनियम, किस प्रावधान के तहत किया जा रहा है, निवारक निरोध विधियों के तहत उनको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके लिए जो प्रचलित कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये 1980 से अस्तित्व में है। तो अनुच्छेद 22 क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, पहला सामान्य विधि से और दूसरा निवारक निरोध विधियों के तहत उसको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। जैसा कि इसमें एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, वो किसी शत्रु देश का नागरिक है, ठीक है, तो उसके केस में ये लागू नहीं होता है। या किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो वो सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी वाले केस में नहीं आएगा। तो अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण में इतना ही था। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 दो ही अनुच्छेद आएंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बेगार प्रथा का अंत, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती वाला श्रम नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का बेगार प्रथा, जैसे होता है ना कि खरीदी बिक्री, मानव खरीदी बिक्री वाला, तो इस तरह की प्रथाओं का इसमें क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। जैसे कि पहले होता था, इतिहास में हम लोग पढ़ते थे दास प्रथा, वो भी एक तरह से खरीदी बिक्री वाला ही, मानव की खरीदी बिक्री वाली प्रथा थी। तो उस तरह की कुप्रथाओं का अंत कौन कर रहा है, अनुच्छेद 23 कर रहा है, मानव दुर्व्यापार और बेगार प्रथा का अंत। अगला जो है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है कि कोई भी बालक जो 14 साल से कम उम्र का है उसको किसी भी कारखाने में या किसी भी तरह के खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो शोषण से बचाने के लिए हमारे पास दो अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 जो कि क्या कर रहा है, किसी भी तरह की बेगार और दुर्व्यापार प्रथा का अंत कर रहा है। और अनुच्छेद 24 क्या कर रहा है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने और किसी भी तरह के खतरनाक या संकटपूर्ण कार्यों में लगाने से मना करता है। अगला हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने हिसाब से अपने ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। तो अनुच्छेद 25 क्या कर रहा है? किसी भी व्यक्ति को धर्म को अपनाने की आज़ादी दे रहा है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपनाया है तो उस धर्म से संबंधित किसी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंध कर सकता है, उस संस्था के माध्यम से संपत्ति का अर्जन कर सकता है। चल संपत्ति हो सकती है वो, या अचल संपत्ति हो सकती है। तो इस तरह का जो प्रावधान हमको क्या कर रहा है? अनुच्छेद 26 जो है हमको धार्मिक आज़ादी देता है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? किसी विशेष धर्म के लिए कर देने से मुक्ति। हम लोग इतिहास में ही पढ़ेंगे कि एक जजिया कर होता था जो कि गैर मुस्लिम वर्गों से लिया जाता था, और जजिया के साथ ही जकात और इस तरह के और कर होते थे। तो वो क्या होता था? किसी विशेष धर्म के आधार पर कर वसूल किया जाता था। लेकिन भारत में क्या है? संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको क्या शब्द मिलता है? एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इस तरह के शब्द हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, अर्थात भारत में जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं, जो धर्म भारत में है, वो सभी सरकार की दृष्टि से, शासन के दृष्टिकोण से सभी क्या है? समान है। किसी को अलग से, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। सभी धर्म समान है, कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 बोलता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यदि कोई शिक्षण संस्था है वो पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा संचालित है, कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, तो उन जगहों पे किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके लिए भी प्रावधान किया गया है, यदि कोई शिक्षण संस्था है वो राज्य के, ठीक है, फंड से संचालित है या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, कोई धार्मिक संस्था राज्य के फंड से संचालित है या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य के द्वारा क्या है? वो प्रशासित है, तो वहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों ने अपनी सहमति दे दी हो। तो एक तरह पे यहाँ पे क्या किया गया है कि धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध भी किया गया है। कहाँ पे? जो शिक्षण संस्था पूरी तरह से क्या है? राज्य के अधीन है, राज्य के द्वारा ही संचालित होती है। लेकिन जो राज्य के फंड से या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य द्वारा प्रशासित जो धार्मिक संस्थान है, ठीक है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे अधिकार, वहाँ पे जो है इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इतना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम हमारा टॉपिक है, लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग निवासरत है वो लोग अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि इसको बनाए रखने के लिए कोई भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसके हिसाब और अपने हिसाब से उसका प्रशासन, उसका संचालन कर सकते हैं। तो अपनी परंपराओं को बनाने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार क्या देता है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार के तहत उनको अनुच्छेद 29 और 30 प्रदान करता है। एक चीज़ हम हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के साथ हमारा आज का ये वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था। समानता का अधिकार पढ़ा था अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक का हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और पुराने वीडियो में हमने देखा है समानता का अधिकार। तो अगला जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें हम
पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ओपन कर दिया गया है। तो 5 जुलाई 2021 से हमारी ऑफलाइन बैचेस प्रारंभ हो रही है। एडमिशन और बाकी सारी इंक्वायरीज़ के लिए आप नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।